डार्क वेब के बारे में हम सबको पता है और हम सबको पता है कि डार्क वेब इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। डार्क वेब के रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है जिनको सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रिल आता है, जैसे स्टोरीज अबाउट रेड रूम्स या फिर इलीगल वेपन सेलिंग वाली स्टोरीज हो गई, या फिर जितने भी इलीगल ड्रग सेल होते हैं उनके रिगार्डिंग स्टोरीज हो गई। ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा थ्रिल देती है ऑडियंस को। लेकिन सवाल वही आता है कि इनमें से कौन सी स्टोरीज ट्रू हैं, और जिन स्टोरीज को ट्रू बोला जाता है क्या उनके रिगार्डिंग कोई एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल रेड रूम्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारी स्टोरीज हैं कि रेड रूम्स लोगों ने देखे हुए हैं, स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों को टॉर्चर करा जाता है लाइव स्ट्रीम पे, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन रेड रूम्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जो कुछ भी एविडेंस है रेड रूम्स के रिगार्डिंग वो सब कुछ बस बोला गया है। लोगों ने बस बोला है कि उन्होंने ये वेबसाइट्स देखी हैं, उन्होंने ये लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी पॉसिबल कि रेड रूम्स एक मिथ हो। अब साथ ही साथ अगर हम सिल्क रोड का एग्जांपल लेते हैं तो सिल्क रोड एक्चुअल में डार्क वेब वेबसाइट थी जहां पे इलीगल आइटम सेल करे जाते थे, एंड इस चीज का एक एविडेंस भी है। मेरे हिसाब से जितने भी फैसिनेटिंग स्टोरीज है डार्क वेब के अराउंड, उनमें से ज्यादातर स्टोरीज हैं हिटमैन वेबसाइट्स के बारे में। अब तुम में से जिनको नहीं पता कि हिटमैन वेबसाइट्स क्या होती है, हिटमैन बेसिकली वो इंसान होता है जिसको तुम पैसे दे के किसी को मरवा सकते हो। किसी को पैसे दे के, जिस इंसान को तुम्हें मरवाना है उसकी डिटेल्स दे के, उसका एड्रेस दे के तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये लो पैसे और जाके उस इंसान को मार दो। जो ये काम करता है वो एक हिटमैन होता है। एंड आई थिंक हिटमैन वेबसाइट तुम समझ ही गए होगे कि क्या होगा। हिटमैन वेबसाइट वो जगह है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करके तुम एक इंसान को मरवा सकते हो, एक असैसिन हायर कर सकते हो उस इंसान को मारने के लिए। और ये कहा जाता है कि डार्क वेब पे ऐसी काफ़ी सारी हिटमैन वेबसाइट्स थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस ऐसा है जो काफ़ी क्लोज आ गया था इस चीज़ को प्रूव करने में कि ऐसी वेबसाइट्स रियल हो सकती हैं, और ये एविडेंस था बेसा माफिया। इंटरनेट पे किसी भी न्यूज का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चीज का रियल होने का सबसे बड़ा एविडेंस होता है सोशल रेलेवेंस। अब सोशल रेलेवेंस से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली इंटरनेट पे किसी भी चीज के बारे में अगर बहुत ज्यादा बात करी जाए और बहुत सारे लोगों को पता हो उस चीज के बारे में, तो उस चीज को सोशल रेलेवेंस कहा जाता है। इट मीन्स कि काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता है, एंड कहीं ना कहीं इट्स वेरी पॉसिबल कि वो चीज असली हो और ऑथेंटिक हो। February 2016 इस दिन एक ब्लॉग पोस्ट आया था अगेंस्ट अ वेबसाइट जिसका नाम था बेसा माफिया। इस ब्लॉग पोस्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि बेसा माफिया क्या करती है, क्यों बेसा माफिया को रोकना चाहिए, और साथ ही साथ बेसा माफिया का लिंक भी था उन सब लोगों के लिए जिनको जानना है कि ये वेबसाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है यानी, या फिर ये वेबसाइट कैसी दिखती है। और उस एक ब्लॉग पोस्ट के बाद काफ़ी ऐसे और पोस्ट आने लगे जो बेसा माफिया के अगेंस्ट थे। उनमें से एक था fightbesamafia.blogspot.com। काफी सारे ब्लॉग पोस्ट आए थे जो बेसा माफिया के अगेंस्ट पोस्ट कर रहे थे, और वो सब के सब लिख रहे थे उन सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में जो बेसा माफिया कर रही थी। बेसिकली सारे ब्लॉग पोस्ट बेसा माफिया को एक्सपोज करना चाहते थे और बेसा माफिया को बंद कराना चाहते थे, और उन हर एक आर्टिकल के नीचे बेसा माफिया का लिंक था। बहुत कम ऐसे ब्लॉग पोस्ट थे जिसके ऊपर बेसा माफिया का लिंक देने से राइटर ने मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादातर लोगों को पता चले और वेबसाइट का लिंक मिले ज़्यादातर लोगों को। लेकिन काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट, मेजॉरिटी ब्लॉग पोस्ट ऐसे ही थे जिनके ऊपर बेसा माफिया का लिंक था। कोई भी इंसान इन सारे ब्लॉग पोस्ट को ध्यान से पढ़ता तो उसे आराम से समझ आ जाता कि ये सारे ब्लॉग पोस्ट एक मार्केटिंग स्टंट है, अ मार्केटिंग स्टंट फॉर बेसा माफिया। एंड इन सारे ब्लॉग पोस्ट का और इस मार्केटिंग का एक ही पॉइंट था कि बेसा माफिया को और ज़्यादा पॉपुलर करा जा सके और बेसा माफिया की तरफ और ज़्यादा अटेंशन लाया जा सके। एंड सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी। बेसा माफिया की जो वेबसाइट थी उसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया था कंपेयर टू अदर हिटमैन वेबसाइट्स। उस टाइम पे और भी हिटमैन वेबसाइट्स थी, लेकिन उन बाकी सारी हिटमैन वेबसाइट्स का सिर्फ एक ही एम था कि वो लोगों को स्कैम कर सके बिटकॉइंस के लिए। लेकिन जब तुम बेसा माफिया की वेबसाइट देखते थे तो उसमें एक अलग ही क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया था, और कहीं ना कहीं लगता था कि ये वेबसाइट शायद असली है, एंड ये वेबसाइट शायद असली में हिटमैन हायर पे देती है। बेसा माफिया के ओनर का नाम था यूरा, एंड यूरा एक चीज करता था कि वो काफी सारे फ्रीलांस राइटर्स को पैसे देता था टू राइट रिव्यूज एंड ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेसा माफिया। वो काफी सारे राइटर्स को जो फ्रीलांस करते थे उन सबको पैसे देता था और बोलता था जितने पोस्ट तुम डाल सकते हो बेसा माफिया के लिए,
ठीक है, किसी भी तरीके से बेसा माफिया को मेंशन करके तुम जितने पोस्ट डाल सकते हो डालो, जिससे ज़्यादातर लोगों को पता चले बेसा माफिया के बारे में। ये चीज़ इतनी बढ़ गई थी कि बेसा माफिया गूगल सर्च को डोमिनेट करने लग गया था, और साथ ही साथ इतने सारे फ्रीलांस राइटर्स लगे हुए थे इस चीज़ पे कि उन्होंने काफ़ी सारे रेडिट पेजेस को भी ओन करना शुरू कर दिया था। और इन गूगल सर्चेस के वजह से और रेडिट पेजेस की वजह से बेसा माफिया एक रियल वेबसाइट ही लगने लग गया था लोगों को। काफ़ी सारे रिव्यूज़ बेसा माफिया के लिए तो ऐसे थे कि लोग बोल रहे थे कि हमने बेसा माफिया को यूज़ करा है अपने एनिमीज़ की कार्स को जलाने के लिए। लोगों ने रिव्यू डाले हैं कि उन्होंने बेसा माफिया यूज़ करा है एंड इट वर्क्स। और हद तो तब हो गई थी जब लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स डालने शुरू कर दिए थे अपने ब्लॉग पोस्ट में और अपने रिव्यूज़ में, ये बोलते हुए कि ये जो क्राइम हुआ है ये हमने करवाया और हमने इसके पैसे दिए थे, एंड थैंक्स टू बेसा माफिया फॉर मेकिंग इट हैपन। ये सारे रिव्यूज़ इस लेवल तक पहुंच चुके थे। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सारे रिव्यूज़ की वजह से, इन सारे ब्लॉग पोस्ट की वजह से, इस सारी मार्केटिंग की वजह से बेसा माफिया को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल गया था। एंड जिन लोगों का अटेंशन बेसा माफिया ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था उनमें से एक था क्रिस मोंटेरो। क्रिस मोंटेरो वॉज अ साइबर क्राइम रिसर्चर। February 20th, 2016 विकी असैसिनेशन पे एक कंट्रीब्यूशन आया था, ऑल हिटमैन वेबसाइट्स आर फेक एक्सेप्ट बेसा माफिया। और इस चीज़ ने क्रिस का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। क्रिस ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा बेसा माफिया पे और उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट लिखा। क्रिस ने लिखा था, I'll admit, if it wasn't for this terrible advice, I would have praised the site at being an effective fake. But come on, no tumbling. अब टम्बलिंग क्या होता है? टम्बलिंग इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर अगर मेरे को किसी और इंसान को बिटकॉइन भेजने हैं विदाउट गेटिंग ट्रेस्ड, तो मैं सिंपली अपने सारे अमाउंट को बिटकॉइन में ही अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट्स में सेपरेट करके अलग अलग रिसीवर्स को भेज दूंगा, अलग अलग लोगों को भेज दूंगा और अलग अलग टाइम पे, जिससे मेरे सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं टम्बलिंग। क्रिस ने अपने पोस्ट में एक और चीज़ मेंशन करी थी कि जितने भी सारे रेडिट पोस्ट हैं या फिर रिव्यूज़ है बेसा माफिया के, वो सारे कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्टंट है, क्योंकि जितने भी रेडिट पेजेस ये सारे रिव्यूज़ डाल रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं वो सारे फ्रेशली मेड है। वो कोई पुराने एक्चुअल लोगों के अकाउंट्स नहीं है, वो नए नए बनाए गए हैं और उनके थ्रू ही ये सारे पोस्ट और रिव्यूज़ डाले जा रहे हैं। और क्रिस के इस पोस्ट के बाद क्रिस को एक ईमेल आया फ्रॉम बेसा माफिया। बेसा माफिया के एडमिन ने ये ईमेल डाला था और उस एडमिन ने ये लिखा हुआ था, Besa Mafia is a marketplace and we have registered gang members. We are not like other hitman websites where they only have one team. Let me know if we can prove to you that we are legit. इसके बाद बेसा माफिया के एडमिन और क्रिस के बीच में काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन चली और क्रिस ने पूरी कॉन्वर्सेशन एक नए ब्लॉग पोस्ट में डाल दी और उसको पब्लिश कर दिया। बेसिकली ये ईमेल यूरा की तरफ से था और यूरा ने क्रिस को पैसे भी ऑफर करे थे ऑन अ मंथली बेसिस। यूरा ने सीधा सीधा बोला कि मैं मंथली बेसिस पे तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम अपने ही ब्लॉग पोस्ट पे बेसा माफिया के लिए अच्छे रिव्यूज़ डालो और अच्छी बातें करो। लेकिन ऑब्वियसली क्रिस ने इस ऑफर को डिनाई कर दिया। उसके बाद यूरा ने एक और ऑफर दिया और यूरा ने क्रिस से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जिसको तुम पिटवाना चाहते हो, तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्रिस के पास ऐसा कोई नहीं था, तो क्रिस ने ये वाला ऑफर भी डिनाई कर दिया। जब सारे ऑफर्स ख़त्म हो गए तो एंड में यूरा ने क्रिस को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। यूरा ने बोला, डू वट एवर यू नीड टू डू, बट इफ़ यू से दैट आवर सर्विस इज़ फेक, वी विल से अबाउट यू दैट यू आर एन अंडरकवर कॉप विद द पर्पस टू कंफ्यूज एंड डिसइन्फॉर्म पीपल ऑन द डार्क वेब। इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं, लेकिन ऑन April 10th, 2016 इंटरनेट पे एक वीडियो पोस्ट करी गई और इस वीडियो का लिंक क्रिस के ब्लॉग पोस्ट के नीचे ही डाला गया था। तुम ये वीडियो खुद देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर ये जो पूरी कार बर्निंग थी इसको डेडिकेट करा गया था क्रिस को। एंड दिस वाज अ रियल क्राइम और ये क्राइम हुआ था वुडलैंड हिल्स कैलिफोर्निया में।
और ऐसी खाली एक वीडियो पोस्ट नहीं करी गई थी इंटरनेट पे, ऐसी ही 2-3 वीडियोस और थी, और साथ ही साथ खाली क्रिस एक इंसान नहीं था जिसको ये डेडिकेट करी गई थी वीडियोस। और भी लोग जो ऑनलाइन बेसा माफिया को फेक बोलते थे, उन सबको ये वीडियोस डेडिकेट करी गई थी। क्रिस के साथ साथ जिन लोगों को ये सारी वीडियोस डेडिकेट करी गई थी, उनमें से 2 लोग थे, पिनोशे एंड फॉक्स। बहुत पहले एक कम्युनिटी पेज हुआ करता था जिसका नाम था हिडन आंसर्स, एंड पिनोशे एंड फॉक्स दोनों इस पेज के एडमिन थे, और उन्होंने सीधा सीधा पब्लिकली बोला था कि बेसा माफिया इज अ फेक वेबसाइट। बेसा माफिया खाली हिटमैन हायर पे नहीं देता था, साथ ही साथ बेसा माफिया काफी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी देता था टू बिकम अ हिटमैन। और जिन लोगों को ऐसा ही हिटमैन बनना था या फिर ऐसा ही असैसिन बनना था, उनमें से एक था जिसका यूजर नेम था THC John 2। बेसा माफिया ने THC John 2 को एक ऑडिशन टेप बनाने के लिए बोला था, जिसके अंदर उसको बोला गया था कि उसको एक कार जलानी है। जो THC John 2 की ऑडिशन टेप थी, उसको ही डेडिकेट करा गया था पिनोशे एंड फॉक्स को। क्रिस ने ये सब कुछ देखा एंड ही वाज लाइक कि मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि अब क्राइम्स होने लग गए हैं और ये बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। क्रिस गया भी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सारा जो क्राइम हो रहा है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बेसा माफिया की रेप्यूटेशन ही हिला के रख दी। क्रिस जब पुलिस के पास गया और पुलिस ने जब बोला कि हम इसमें कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हमारे जुरिस्डिक्शन के बारे, तो क्रिस के पास और कोई चारा नहीं था बट टू हैक द बेसा माफिया वेबसाइट हिमसेल्फ। क्रिस को एक छोटा सा क्रैक या फिर हम कह सकते हैं एक छोटी सी कमजोरी मिल गई थी बेसा माफिया की वेबसाइट की, जिसको यूज करके क्रिस बेसा माफिया वेबसाइट को हैक कर सकता था। और जब क्रिस इस पूरे प्रोसेस में लगा हुआ था, इस पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि वो बेसा माफिया की वेबसाइट को हैक कर दे, उसी के साथ साथ एक और इंसान था जो इसी सेम चीज पे लगा हुआ था। सेम तरीके से वो भी बेसा माफिया को हैक करना चाहता था, सेम वीकनेस यूज करके। ये जो दूसरा हैकर था, इसका नाम था BRPSD। BRPSD ने, ये जो इंसान था, इसने क्रिस से पहले ही बेसा माफिया की वेबसाइट हैक कर ली थी, और बेसा माफिया की वेबसाइट हैक करने के बाद सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके BRPSD ने ऑनलाइन रिलीज कर दिया। और इसी फाइल डंप की वजह से बेसा माफिया की रेपुटेशन काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। इस फाइल डंप के अंदर वो सारी कॉन्वर्सेशंस थी बिटवीन द एडमिन जो यूरा था एंड ऑल द कस्टमर्स जो बेसा माफिया पे आके पैसे दे रहे थे। वो सारी कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन लीक कर दी गई थी। इस फाइल डंप के अंदर वो सारी कॉन्वर्सेशंस थी जो यूरा करता था अपने क्लाइंट्स के साथ। अराउंड 2682 मैसेजेस थे और साथ ही साथ 38 हिट ऑर्डर्स थे। और उन 38 हिट ऑर्डर्स के अंदर विक्टिम्स की फोटोज, उनके फोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस थे। और इस फाइल डंप के अंदर ये भी देखा जा सकता था कि बेसा माफिया ने पिछले 2 महीने में $60,000 की ट्रांजैक्शन ली थी इन बिटकॉइन फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स जो ये सारे हिट्स प्लेस कर रहे थे। और जो लोग ये सारे हिट्स प्लेस कर रहे थे, उनमें से एक इंसान था डॉग डे गॉड। इस नाम को याद रखना, डॉग डे गॉड को। जब ये फाइल डंप हुआ तो इसके बाद यूरा तो पूरे डैमेज कंट्रोल में आ गया था एंड उसने पूरे इंटरनेट को स्पैम कर दिया था विद ब्लॉग पोस्ट एंड रिप्लाईज कि जो ये फाइल डंप हुआ है वो फेक है, ये बेसा माफिया से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो भी इंसान स्मार्ट इनफ था और इंटरनेट को समझता था, उसको पता था कि ये फाइल डंप काफ़ी हद तक रियल है। जितने भी मैसेजेस लीक हुए थे उस फाइल डंप के थ्रू, उनमें से काफ़ी सारी चैट्स थी उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने हिट्स प्लेस करे थे। और इन चैट्स को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आ सकता है कि एक इंसान हर्ट होने के बाद किस हद तक जा सकता है दूसरे इंसान को हर्ट करने के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चैट्स बताता हूँ। एक टर्किश आदमी ने ये चीज़ लिखी हुई थी कि वो बिजनेस की वजह से टर्की से बाहर गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही थी। उसकी वाइफ ने उल्टा उसी आदमी पे ब्लेम लगा दिया और डिवोर्स फाइल कर दिया। डिवोर्स फाइल करने के बाद वो भाग गई। तो इस टर्किश आदमी ने एक रिक्वेस्ट करी थी बेसा माफिया को कि बेसा माफिया इस आदमी की एक्स पार्टनर को पकड़ के लाके इसी को ही वापस सबमिट कर सके, जिससे यही टर्किश आदमी अपनी इस एक्स पार्टनर को आराम से टॉर्चर कर सके फॉर डेज। ऐसा ही एक और केस चल रहा था चीटिंग का, जिसके अंदर एक वाइफ अपने हस्बैंड पे चीट कर रही थी। हस्बैंड ने बेसा माफिया से रिक्वेस्ट करा कि उसके वाइफ के बॉयफ्रेंड को मार दिया जाए और उसके ऑर्गन्स को सेल कर दिया जाए फॉर अ डिस्काउंट ऑन द हिट।
और उसके बाद वाइफ को भी सीधा सीधा स्मगल कर दिया जाए टू सऊदी अरेबिया। एक डच क्लाइंट को भी एक मर्डर करवाना था और एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डाली थी कि ये एक फेक साइकिलिंग एक्सीडेंट लगना चाहिए। काफी सारे क्लाइंट्स ने स्पेसिफिक डिटेल्स डाली हुई थी कि उनको मर्डर किस तरीके से चाहिए, और साथ ही साथ काफी सारे क्लाइंट्स ने अपने विक्टिम्स के एड्रेसेस दे रखे थे और ये तक मेंशन कर रखा था कि जिस इंसान का उन्हें मर्डर कराना है वो हफ्ते के इस दिन पे इस जगह होंगे, इस कार में। हर एक डिटेल मेंशन कर रखी थी इन क्लाइंट्स ने। एंड आई थिंक सबसे इनोसेंट रिक्वेस्ट जो बेसा माफिया को आ रखी थी वो एक क्लाइंट से थी जिसने ये पूछा था कि उसको अपने ग्रेड्स चेंज कराने हैं, उसे अपने सेमेस्टर के फाइनल ग्रेड्स चेंज कराने थे और उसने बेसा माफिया से पूछा था कि क्या वो ये कर सकते हैं। अब देखा जाए तो पहले क्रिस ने बेसा माफिया को हैक करने की कोशिश करी, उसके बाद एक और हैकर आया जिसने बेसा माफिया को हैक कर लिया और ये पूरा फाइल डंप करा। लेकिन एक फाइनल हैक हुआ बेसा माफिया पे, जो हुआ था जज जूडी की तरफ से। एक इंसान था जिसका यूजर नेम था जज जूडी, जिसने फाइनल हैक करा था बेसा माफिया पे, जिसने बेसा माफिया को एंड कर दिया था। जज जूडी और क्रिस मोंटेरो की बातचीत होना शुरू हुई थी इस हैक के अराउंड, जिसकी वजह से क्रिस को इस पूरी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड और एक तरीके से पूरा एक्सेस की मिल गया था। जिसके बाद क्रिस ने और जज जूडी ने मिलके एक फाइनल पेज डाला बेसा माफिया की वेबसाइट पे एंड डिक्लेयर कर दिया कि बेसा माफिया वाज अ स्कैम और काफ़ी सारे लोग इससे स्कैम हुए होंगे और ये वेबसाइट फेक थी और इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। एंड दिस इज हाउ द होल वेबसाइट बेसा माफिया एंडेड। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। What's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. याद है मैंने एक नाम मेंशन करा था, डॉग डे गॉड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इस नाम को याद रखने के लिए क्यों बोला था और क्यों ये पूरी बेसा माफिया की स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डॉग डे गॉड वॉज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने बेसा माफिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, बेसिकली एक हिट प्लान करा था, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डॉग डे गॉड भी किसी को मरवाना चाहता था एंड उसने बेसा माफिया से बात करी थी टू मेक दिस हैपन। लेकिन डॉग डे गॉड की कहानी शुरू कहाँ से होती है? February 14th, 2016 डार्कनेट मार्केट स्नूप्स पे डॉग डे गॉड ने एक पोस्ट करा था। उसका पोस्ट कुछ ऐसा था, न्यू टू द मार्केट बट आई अज्यूम देयर आर लियोस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स posing as sellers in the market. How do I identify a Leo versus a real seller? Any tips would be helpful. काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके डार्क वेब पे सर्वेलेंस करते हैं, बेसिकली टू चेक कि कौन सा इंसान इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्या कोई इंसान कोई मर्डर प्लान कर रहा है या फिर इलीगली ड्रग्स खरीदता है। तो इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके डार्क वेब पे रहते हैं। तो बेसिकली डॉग डे गॉड ने यही पूछा था कि ऐसे ही लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, ऐसे ही ऑफिसर्स को कैसे ढूंढा जाए जो अपना पूरा बेस बदल के, अपनी आइडेंटिटी बदल के नॉर्मल लोगों की तरह डार्क वेब पे सर्व कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इलीगल स्टफ करना चाहते हैं डार्कनेट पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑन February 14, 2016। लेकिन इसके अगले दिन ही February 15, 2016 के दिन डॉग डे गॉड ने अपना पहला अकाउंट बनाया था ऑन बेसा माफिया। डॉग डे गॉड का पहला मैसेज ये था कि अगर वो बेसा माफिया को एक हिट के लिए हायर करे तो वो कैसे अपने कैश को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकता है अनोनिमसली, कि किसी को पता ना चले। उसने बोला कि अगर वो $5000 निकाल सके फॉर अ हिट तो वो किस तरीके से बेसा माफिया को ये पैसे भेज सकता है इन बिटकॉइन विदाउट गेटिंग ट्रेस्ड। उसने ये भी पूछा कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि ऐसा लगे कि उसने अपने बिटकॉइन से कोई चीज़ खरीदी है, ना कि किसी को भेजी है, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाए। यूरा ने यह आंसर करा कि वो अपने पैसे को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकता है, उसके लिए उसे या तो coinbase.com पे जाना पड़ेगा या localbitcoin.com पे। यूरा ने यह भी बोला कि उन्हें एक डेट प्लान करनी पड़ेगी जिस पे ये हिट होगा। यूरा ने यह भी बोला कि डॉग डे गॉड को उस दिन पे, जिस दिन पे हिट होना है, उस दिन पे शहर से बाहर होना होगा, जिससे कि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो तो ये चीज़ क्लियर हो कि ये हिट या फिर ये जो मर्डर है ये डॉग डे गॉड ने नहीं करा है। सोल्यूशन में यूरा ने यह बोला कि डॉग डे गॉड $5000 का एक गेमिंग सर्वर खरीद सकता है और उसके बाद बेसा माफिया को अपने गेम्स में से ही एक मनी लॉन्ड्रिंग गेमिंग सर्विस का एक्सेस दे सकता है। और सीधा सीधा डॉग डे गॉड ये बोल सकता है कि उसने एक गेमिंग सर्वर खरीदा है क्योंकि उसे एक गेमिंग सर्विस ओपन करनी है। उसके बाद डॉग डे गॉड ने ये बताया कि वो बाहर ट्रैवल करने वाला है और कम से कम 3 घंटे की ड्राइव होगी। उसने एक स्पेसिफिक डेट दी और बेसा माफिया से पूछा कि क्या वो इस डे पे हिट प्लान कर सकते हैं। डॉग डे गॉड ने यह भी पूछा कि जो अमाउंट उसे दिया गया है वो USD में है, US डॉलर में है, और वो बिटकॉइन में कितना होगा। डॉग डे गॉड इस पैसे को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके सीधा भेजना चाहता था।
साथ ही साथ डॉग डे गॉड ने यह भी पूछा कि क्या इस हिट को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया जा सकता है। यूरा ने फिर रिप्लाई करा कि हाँ, जो डेट दी गई है डॉग डे गॉड की तरफ से वो परफेक्ट है। यूरा ने बोला कि $5,000 में एक गन शॉट के साथ विक्टिम को मारा जा सकता है। अगर उन्हें हिट एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना है तो उसके अंदर $4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लगेंगे। यूरा ने यह भी बोला कि बेसा माफिया के गैंग मेंबर्स एक स्टोलन व्हीकल को यूज करके एक क्रैश भी कर सकते हैं, जो इसकी कॉस्ट होगी अराउंड $6,000। डॉग डे गॉड ने बोला कि हिट एंड रन परफेक्ट है एंड वो 15 बिटकॉइन पे सेटल करना चाहता था प्राइस, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वो अभी प्रोसेस में है ऑफ एक्सचेंजिंग एंड टम्बलिंग बिटकॉइंस। डेट्स प्लान हुई और बेसा माफिया ने पूछा कि क्या विक्टिम के साथ कोई और इंसान भी होगा। डॉग डे गॉड ने रिप्लाई करा कि ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ। यूरा ने उसके बाद रिप्लाई करा कि हाँ, यूरा के पास 15.5 बिटकॉइंस आ चुके हैं, उनका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यूरा ने डॉग डे गॉड को यह भी बताया कि वो कैसे अपना कंप्यूटर पूरी तरीके से क्लीन कर सकता है जिससे कोई भी ट्रेसेस ना रहे। डॉग डे गॉड ने अपने विक्टिम का डिस्क्रिप्शन दिया एंड विक्टिम वाज एमी। शी इज अबाउट 5'6". शी लुक्स अबाउट 200 lbs. She should be driving a dark green Toyota Sienna minivan. This bitch has torn my family apart by sleeping with my husband, who then left me, and is stealing clients from my business. I want her dead. This is 13 bitcoins. If it can look like an accident, then you can have the rest. लेकिन obviously इसके बाद कोई हिट नहीं हुआ। Dog Day God was scammed. And scam होने तक डॉग डे गॉड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो स्कैम हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट मैसेजेस फ्रॉम डॉग डे गॉड वाज कि मेरे को सारा पैसा वापस चाहिए, आई नीड अ रिफंड, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं करा है, ना तुमने हिट प्लेस करा, ना कोई एक्शन लिया गया, और तुमने पैसे भी ले लिए। उसके थोड़े टाइम बाद ही यूरा और डॉग डे गॉड की कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई एंड वो कॉन्वर्सेशन भी सेम वे में ख़त्म हुई जैसे बाकी सारी कॉन्वर्सेशंस ख़त्म होती थी। यूरा थ्रेटेंड डॉग डे गॉड कि अगर उसने और पैसे नहीं भेजे और बिटकॉइन नहीं भेजे तो वो जाके पुलिस को बता देगा। यूरा ने सीधा सीधा बोला कि मेरे को और बिटकॉइंस भेजो वरना मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि ये इंसान हिट्स प्लेस कर रहा है यहाँ पे। टोटल में डॉग डे गॉड ने कम से कम $13,000 भेज दिए थे बिटकॉइंस में टू बेसा माफिया। जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी डॉग डे गॉड और यूरा के बीच में, उसको पढ़ के सीधा सीधा ये लगता है कि डॉग डे गॉड वाज अ फीमेल, क्योंकि सीधा सीधा कॉन्वर्सेशन में डॉग डे गॉड ने ये लिखा हुआ था, दिस बिच हैज टॉर्न माय फैमिली अपार्ट बाय स्लीपिंग विद माय हस्बैंड। तो ये चीज पढ़ के सीधा सीधा लग सकता है कि डॉग डे गॉड वाज अ फीमेल जो हिट्स प्लेस कर रही थी। उसके बाद ऑन November 13th, 2016 एक 911 कॉल आया। What's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Does she still have the weapon? I don't know. We just Where got did she shoot herself? I don't know. I just saw her in blood. Okay. Do you see her right now? No, I'm with my son. Sir, do you know if she was breathing at all? I don't. We Okay. just got back from dinner. Okay, would you like to check on her and see if she is, or do you believe that she is beyond help? Stay there for just a second. They want me to go check on her. Hang on. Okay. She is not breathing. I can't tell where she's shot. I don't know. Why did she? I don't know. I don't know. Are we gonna remarry? I don't know, bud. Are there any other weapons in the residence, sir? Yes, there's a shotgun in the room and 2 rifles downstairs. Okay, is the shotgun the one she has? No, she had a handgun. Is it just you and your son home right now? Yes. Okay. Steven, are you able to just step out of the home with your son so my officers can see you when they pull up? बेसा माफिया के फाइल डंप के बाद एमी को वार्न कर दिया गया था कि हो सकता है कि उस पर कोई हिट्स प्लेस कर रहा हो, जिस वजह से एमी ने अपने घर के बाहर कैमरास वगैरह भी लगाए हुए थे। एमी की डेथ के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर पता चला कि एमी का जो हस्बैंड था स्टीवन, वो ही असली में डॉग डे गॉड था। स्टीवन वॉज द पर्सन जो एमी पे हिट प्लेस कर रहा था यूजिंग बेसा माफिया। साथ ही साथ एमी ने कोई चीट नहीं करा था स्टीवन पे, एक्चुअली स्टीवन ही चीट कर रहा था अपनी वाइफ पे, और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को मरवाना चाहता था क्योंकि उसके वाइफ के लाइफ इंश्योरेंस के $7 लाख मिलते स्टीवन को। स्टीवन बेसिकली एमी को मरवा के एक नई वाइफ और एक बहुत ही मोटा पे चेक चाहता था अपने लिए। स्टीवन ने उसकी वाइफ की डेथ को फ्रेम करने की भी कोशिश करी थी यूजिंग एन एनेस्थेटिक जो उसने डार्क वेब से खरीदा था। मैं तुम्हें ये मर्डर स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? मैं तुम्हें मर्डर स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ एक मर्डर केस था, ये तो सिर्फ एक हिट था
इसके जैसे ही 38 हिट्स प्लान करे हुए थे, लोगों ने रिक्वेस्ट करे हुए थे 38। कितने सारे लोग, पैसा माफिया अकेली एक वेबसाइट पे ही थे जो ऐसे मर्डर्स करवाना चाहते थे, और उन 38 लोगों में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ऐसे ही मर्डर्स करने का। पैसा माफिया के बंद होने के बाद काफ़ी और वेबसाइट्स खुलती रही और उनको भी ऐसे ही शट डाउन करा गया थ्रू क्रिस एंड बाकी सारे हैकर्स। ये टिल डेट चल रहा है। अभी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो ऐसे ही हिटमैन फॉर हायर देती हैं या फिर प्रॉमिस करती हैं कि वो ऐसा करती हैं। अब वो स्कैम है या नहीं, ये चीज़ पता करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें अभी भी चल रही है, ये टिल डेट चल रही हैं, और ऐसे ही हर वेबसाइट से काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा जाता है जो हिट्स प्लेस कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी।